Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. I am back on the Creatrix YouTube channel with the लक्ष्य बैच फॉर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स गेट एंड ESE 2022. और बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसी वोल्टेज रेगुलेटर्स के बारे में. ठीक है, तो ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 65, जिसमें मैं आपको पूरी तरीके से समझा देने वाला हूं एसी वोल्टेज रेगुलेटर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह से इनके ऑपरेशन को स्टडी किया जा सकता है. तो बेटा देखो, अगर हम एसी वोल्टेज रेगुलेटर समझे ना, तो यहां पे बात है एसी को एसी में कन्वर्ट करने की और उसके वोल्टेज की वैल्यू को बदलने की. यानी अगर मैं एसी से एक कांस्टेंट एसी वोल्टेज को चाहता हूं कि मैं कंट्रोल कर पाऊं कि आउटपुट पे मुझे कितना वोल्टेज मिलेगा, देन आई विल एक्चुअली बी यूजिंग अ एसी वोल्टेज रेगुलेटर. तो इसी बात पे शुरू करते हैं आज का सेशन. लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. My name is Ankit Goyal. I got All India Rank 1 twice in GATE in 2018 and 2014. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students for GATE and ESE, and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है. इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो हमारी अनअकैडमी टीम है, क्रिएट्रिक्स टीम है, दैट इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग टीम और आपके लिए मैक्सिमम इनिशिएटिव लाती है. बेटा आपको बस क्या करना है, अपने फोन में अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल रखना है एंड देन यू कैन एक्सेस ऑल द फ्री इनिशिएटिव सिंपली बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग दिस कोड बेटा अंकित ESE. और देखो मेरी सारी स्पेशल क्लासेस यहाँ पे मिल जाएंगी बेटा इस लिंक पे. मैं डेली 11 बजे स्पेशल क्लास लेता हूँ. आपको अपकमिंग में मिल जाएगा अगले दिन होने वाली क्लास का लिंक. ठीक है, अपकमिंग में यू विल फाइंड इट. यहां पे आपको मिलेंगी PSU के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, गेट के लिए कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, PYQs, प्रैक्टिस सेशन, मैराथन सेशन. ये सारी चीजें आपको मिलेंगी इस पर्टिकुलर लिंक पे जाके. तो जो भी क्लासेस मैंने पहले ली हैं या जो मैं आगे लेने वाला हूं, ऑल ऑफ दैट यू विल गेट ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक. चलो तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन एसी वोल्टेज कंट्रोलर. अगर बेटा एसी वोल्टेज कंट्रोलर की बात की जाए तो यहां पे ना एसी वोल्टेज कंट्रोलर दो तरह के होते हैं. अगर मैं आप लोगों से बात करूं एसी वोल्टेज कंट्रोलर, तो बेटा इसके अंदर दो कैटेगरीज बनती हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं. द फर्स्ट वन इज योर एसी वोल्टेज रेगुलेटर. ठीक है, ये हम आज कवर करेंगे बेटा. एंड द सेकेंड वन इज योर साइक्लो कन्वर्टर. दूसरा क्या है? साइक्लो कन्वर्टर. ये भी हम कवर करेंगे, आज नहीं लेकिन हाँ करेंगे. साइक्लो कन्वर्टर. अब बेटा यहां पे अगर मैं बात करूं पहले कन्वर्टर की, जिसका नाम है एसी वोल्टेज रेगुलेटर, तो इसका पर्पस क्या होता है? एसी वोल्टेज रेगुलेटर का मेरे भाई बड़ा सिंपल सा पर्पस है कि अगर इसके अंदर आप फिक्स्ड एसी डालोगे, अगर ये एसी VR है, इसके अंदर फिक्स्ड एसी डालोगे. फिक्स्ड एसी का मतलब है जिस एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज फिक्स्ड है. फिक्स्ड वोल्टेज एंड फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी. तो बेटा यहां पे आपको क्या मिलता है ना, यहां पे आपको मिलता है क्या? वेरिएबल एसी. सर ये वेरिएबल एसी क्या चीज है बेटा? ये है फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल वोल्टेज. वेरिएबल वोल्टेज. ठीक है, दैट इज योर एसी वोल्टेज रेगुलेटर. चल अभी भी नहीं आया. ठीक है, हाँ
तो देखो एसी वोल्टेज रेगुलेटर के अंदर फ्रीक्वेंसी आपको उतनी ही मिलेगी जितनी आपने इनपुट में लगाई है। मतलब अगर यहां 50 हर्ट्ज अप्लाई करोगे तो यू विल ऑलवेज गेट 50 हर्ट्ज एट द आउटपुट। आपको 50 हर्ट्ज के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हां, आप उस वोल्टेज की वैल्यू को बदल सकते हैं। अब वोल्टेज की वैल्यू को बदल के क्या फायदा है बेटा? इसका यूज आप कर सकते हो रूम हीटर के अंदर। वोल्टेज की वैल्यू बदलोगे तो हीटर जो हीट जनरेट कर रहा है वो बदलेगी, यानी कि आपके रूम का टेम्परेचर बदलेगा। इसके अंदर यूज कर सकते हो स्पीड कंट्रोल ऑफ लो पावर इंडक्शन मोटर एग्जाम्पल फैन। फैन के अंदर यूज कर सकते हो बेटा, ठीक है। लो पावर इंडक्शन मोटर के अंदर, फैन के अंदर जो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है, उसका स्पीड कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल इन पावर सिस्टम ये भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहां पे आप वोल्टेज ही तो कंट्रोल कर रहे हो। तो ये सारी चीजों में एज अ एप्लीकेशन आ सकता है हमारा एसी वोल्टेज रेगुलेटर। बेटा यही साइक्लो कन्वर्टर की अगर बात करते तो वो डिफरेंट कैसे है? क्योंकि साइक्लो कन्वर्टर फ्रीक्वेंसी भी बदल सकता है। अगर आप चाहो तो वो फ्रीक्वेंसी को स्टेप अप कर सकता है, और अगर आप चाहो तो वो फ्रीक्वेंसी को स्टेप डाउन भी कर सकता है। लेकिन ये जो एसी वोल्टेज रेगुलेटर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखेगा और वोल्टेज को ही बस चेंज कर सकता है। अब देखो जैसे यहां पे फर्स्ट केस सिंगल फेज हाफ वेव ACVR। हाफ वेव का यहां पे क्या मतलब है बेटा? कि ये वाली जो डिवाइस है थायरिस्टर, ये तो कंट्रोल्ड है, और इसके एंटी पैरेलल जो है डायोड, दिस इज अनकंट्रोल्ड। तो बेटा देखो यहां पे क्या होता है, अगर मैं सबसे पहले सिर्फ एक रेजिस्टिव लोड की बात करूं, जैसे मान लो आप कंट्रोलर की मदद से एक रूम हीटर चला रहे हो, तो मैं सबसे पहले अगर रेजिस्टिव लोड की बात करूं मेरे बच्चे, तो यहां पे क्या होगा? अगर ये सप्लाई है मेरी Vm sin ओमेगा टी, तो जब मेरी पॉजिटिव साइकिल आएगी तो T1 हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, और नेगेटिव साइकिल में डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। तो हम क्या कहते हैं, इन पॉजिटिव हाफ साइकिल T1 इज फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है। अब लेकिन बेटा फॉरवर्ड बायस हो भी गया तब भी बिना फायरिंग एंगल के, बिना ट्रिगरिंग पल्स के ये नहीं चल पाएगा अक्षय बेटा। लेकिन AC टू AC कन्वर्जन हमें करना है ना, PWM जो है DC टू AC होता है, ठीक है। तो T1 जो है आपका फॉरवर्ड बायस हो गया, कहां से कहां तक? 0 से पाई तक। लेकिन हम क्या कहते हैं, बट it starts to conduct at omega t equal to alpha when it receives फायरिंग पल्स, ठीक है भाई। जब इसे फायरिंग पल्स मिलती है तब कंडक्शन चालू करता है। लेकिन डायोड के साथ ऐसी लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि डायोड को जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल में वो फॉरवर्ड बायस होगा, तुरंत वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। क्या होगा? इन नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और डायोड ऑन हो जाएगा। अब बेटा दोनों ही सूरतों में देखो, डायोड ऑन हो आपका या फिर आपका थायरिस्टर ऑन हो, दोनों ही सूरतों में सप्लाई वोल्टेज लोड के अक्रॉस आ जाएगी। आप क्या कह सकते हो, आइदर थायरिस्टर इज ऑन और डायोड इज ऑन, V0 विल बी इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। समझ गए भाई? दोनों ही सूरतों में। लेकिन थायरिस्टर का कंडक्शन अल्फा से पाई तक होगा और डायोड का पाई से 2 पाई तक होगा। इस लॉजिक पे बेटा अगर हम वेवफॉर्म बनाएं, इस लॉजिक पे अगर हम वेवफॉर्म ड्रॉ करें,
तो देखो यहां पे 3 वेव फॉर्म मैं बनाता हूं। ये पहले मैं बनाऊंगा Vs की भाई, फिर मैं बनाऊंगा V0 एंड देन आई विल कंस्ट्रक्ट फॉर I0। अब अगर हम यहां पे देखें, सो दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई एंड दिस इज 3 पाई। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले बेटा अगर मैं सप्लाई की वेवफॉर्म बनाऊं, बट उससे भी पहले ना मैक्सिमा मिनिमा बना लेते हैं। ये हो गई सप्लाई, ये हो गया आउटपुट, और ये हो गया आउटपुट का करंट। ठीक है, हाँ अब देखो भाई, ये रही हमारी सप्लाई, अब बेटा पॉजिटिव हाफ साइकिल में आप बात करोगे किसकी, थायरिस्टर की ट्रिगरिंग की। अगर थायरिस्टर ट्रिगरिंग की बात करोगे तो कहां से फायरिंग करोगे, अल्फा एंगल से। कहां से करोगे बेटा, अल्फा एंगल से। तो मेरे बच्चे अल्फा एंगल भी यहां पे आप ड्रॉ कर लो। ठीक है, आप यहां पे अल्फा एंगल भी ड्रॉ कर लो। अब यहां पे क्या करो ना, आप यहां पे एक डार्क वेवफॉर्म बना लो जिसको कि हम ट्रेस करेंगे, क्योंकि हमें पता है जब भी कोई भी स्विच ऑन होगा ना तो आउटपुट पे सप्लाई ही आने वाली है। लेकिन बेटा ये सप्लाई का ग्राफ फॉलो कब होना स्टार्ट होगा, ये फॉलो होना स्टार्ट होगा अल्फा एंगल से। कहां से होगा, अल्फा एंगल से। तो देखो भाई, अल्फा से चालू होगा, यहां तक गया। अब यहां तक तो आपका थायरिस्टर कंडक्ट किया, लेकिन पाई के तुरंत बाद डायोड आ जाता है। तो यहां से डायोड कंडक्ट करता है, फिर डायोड बंद, फिर लेकिन अल्फा एंगल बाद थायरिस्टर आता है। तो डायोड तो थायरिस्टर के तुरंत बाद आ जाता है, लेकिन थायरिस्टर और डायोड के अंदर अल्फा का गैप होता है। थायरिस्टर इमीडिएटली कंडक्शन स्टार्ट नहीं करता, इट स्टार्ट्स टू कंडक्ट आफ्टर एन एंगल अल्फा। ठीक है, अब भाई अगर रेजिस्टिव लोड है तो करंट और वोल्टेज का वेवफॉर्म सेम आएगा। कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये हो गया भाई हमारा करंट। तो ये वोल्टेज हुई Vs, ये हुआ हमारा V0, ये हुआ I0, ये एंगल अल्फा, एंड दिस वन इज 2 पाई प्लस अल्फा। ठीक है, वेवफॉर्म समझ में आई सब लोगों को, वेवफॉर्म समझ आई कि भाई यहां पे आपका थायरिस्टर ऑन होता है अल्फा से पाई तक, और पाई से 2 पाई तक आपका डायोड ऑन होता है ना। ये आ गई भाई वेवफॉर्म। अब इसके बाद क्या निकालना रहेगा भाई, एसी है तो आरएमएस निकालोगे, लेकिन यहां पे खासियत बेटा ये है ना कि नेगेटिव एरिया पॉजिटिव एरिया से ज्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव में तो पूरी हाफ पल्स आ गई, लेकिन पॉजिटिव एरिया में पूरी हाफ पल्स नहीं आई, 0 से पाई, वो आई अल्फा से पाई। इसीलिए पॉजिटिव एरिया विल एक्चुअली बी लेस देन द नेगेटिव एरिया, तो इसकी एवरेज वैल्यू नॉन जीरो आएगी। तो अगर मैं यहां पे बेटा V0 एवरेज निकालना चाहूं तो देखो इस फंक्शन का पीरियड तो 2 पाई है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल सिमेट्रिक नहीं है। अब मैं क्या कहता हूं कि अल्फा से 2 पाई तक जा रहा है ना। अलग अलग ब्रेक मत करना बेटा, क्योंकि साइन का ही ग्राफ है, पूरा ग्राफ साइन का ही है, अल्फा से 2 पाई। रेक्टिफायर में ब्रेक क्यों करते थे ना, क्योंकि ये नेगेटिव साइकिल को रेक्टिफायर पॉजिटिव साइकिल बना देता था, तो उसे हम माइनस साइन कहते थे। लेकिन ये तो ग्राफ साइन वाला ही चल रहा है ना, पूरा अल्फा से 2 पाई, यहां आपने रिवर्स नहीं किया कोई वेवफॉर्म को। तो इसीलिए यहां पे देखो इंटीग्रेशन बड़ा इजी है यार, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ये हुआ कॉस अल्फा -1, तो ये तो नेगेटिव आएगा ही आएगा भाई।
अब यहां से आई नॉट एवरेज भी आ जाएगा, सोचो तो क्या होगा, सिंपल वी नॉट एवरेज ओवर अगर आप बात करते हैं ना वी नॉट आर एम एस की, किसकी बात करते हैं, वी नॉट आर एम एस की, तो आप भी जानते हो हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें स्क्वायर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, करेक्ट, हमें ना स्क्वायर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी, वन का इंटीग्रेशन 2 पाई माइनस अल्फा, कॉस टू ओमेगा टी का क्या आएगा बेटा, अब देखो कॉस, अभी देखो अभी चल रहा है क्या, हाँ, तो अब आते हैं cos टू ओमेगा टी पे। cos टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है sin टू ओमेगा टी बाई टू। तो sin टू ओमेगा टी बाई टू में बेटा ये 2 पाई जो है sin में डालोगे तो 0 आएगा, तो यहां पे आता है प्लस हाफ sin 2 अल्फा, ये आ गया। अब देखो यहां जो RMS है बेटा, ये RMS तो अल्फा पे डिपेंड कर रही है ना, RMS डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो मैं यही तो बोला था, एसी वोल्टेज रेगुलेटर का काम ही ये है कि वी नॉट की वैल्यू को अल्फा पे डिपेंड करा देगा। वी नॉट की वैल्यू से मेरा मतलब है आरएमएस वैल्यू को, वी नॉट आरएमएस इज अ फंक्शन ऑफ अल्फा। तो जैसे जैसे आप अल्फा वेरी करोगे आप आउटपुट का आरएमएस बदल सकते हो। लेकिन बेटा मेरी बात को समझना, यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है ये जो डीसी करंट है ये बड़ा नुकसानदायक है बेटा। इट मे कॉज इनपुट ट्रांसफॉर्मर टू सैचुरेट। इनपुट ट्रांसफॉर्मर से सर क्या मतलब है बेटा, एसी टू एसी कन्वर्टर में जो आप सप्लाई दे रहे होगे ना, वो आप एक ट्रांसफॉर्मर की मदद से दे रहे होगे। और अगर वो एक ट्रांसफॉर्मर की मदद से आ रहा है तो ऐसा हो सकता है कि वो डीसी करंट के कारण आपका ट्रांसफॉर्मर सैचुरेट कर जाए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के लिए डीसी हानिकारक है। ये डीसी करंट कौन सा है सर बेटा, ये जो एवरेज करंट आया है आपका, एवरेज आना नहीं चाहिए। अगर आउटपुट पे एसी चाहिए तो प्योर एसी के अंदर डीसी कंपोनेंट या फिर ये कह लो एवरेज, इट इज ऑलवेज जीरो, है ना। एक आपका अगर प्योर एसी वेव फॉर्म है तो उसका डीसी कंपोनेंट हमेशा ही जीरो आता है। अब आते हैं बेटा फुल कन्वर्टर, ठीक है, फुल वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर। तो आप देख रहे हो यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे हमने T1 और T2 लिया है। अब की बार डायोड की जगह क्या आ गया है, डायोड की जगह थायरिस्टर आ गया है। अब बेटा यहां पे क्या होता है, अगर आपको हाई पावर एप्लीकेशन में चलाना है इसे, एससीआर की खास बात क्या होती है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस का राजा है। क्यों राजा है, क्योंकि बेटा सबसे ज्यादा पावर इसके पास है। तो आप क्या करेंगे, आप यूज करेंगे 2SCR इन एंटी पैरेलल। और बेटा अगर आपको लो या मीडियम पावर पे चलाना है, लो या मीडियम पावर पे चलाना है, तो ये 2 SCRs को आप रिप्लेस कर सकते हो विद अ ट्रायैक। अगर आपको लो और मीडियम पावर एप्लीकेशन पे चलाना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, ट्रायैक, है ना। आपको ये लगेगा सर ये भी तो ट्रायैक ही है, बेटा ट्रायैक ऐसा नहीं होता। ट्रायैक और 2 एंटी पैरेलल एससीआर काम एक जैसा करते हैं, लेकिन डिफरेंस आता है उनकी स्पीड और रेटिंग में। ट्रायैक एससीआर से तेज है लेकिन वहीं उसकी रेटिंग भी कम है। एससीआर ट्रायैक से ज्यादा पावरफुल है लेकिन उसकी स्पीड कम है। इसीलिए हाई पावर एप्लीकेशन में एससीआर को प्रेफर करो और लो पावर एप्लीकेशन में आप ट्रायैक का यूज कर सकते हो। तो आप ये सोचोगे कि सर जो हमारे घर के अंदर एसी वोल्टेज रेगुलेटर होता है जिससे हम पंखे की स्पीड कंट्रोल करते हैं वो क्या होता है, बेटा दैट इज ट्रायैक। वो ट्रायैक की मदद से बनता है।
तो उसमें सर हम घुमाते हैं तो क्या होता है, देखो जब आप घुमाते हो तो एक्चुअली आप एक पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस बदलते हो, उससे क्या होता है, ट्रायक का फायरिंग कंट्रोल होता है। यानी बेसिकली ट्रायक कितने एंगल पे फायर होगा, दैट यू कंट्रोल यूजिंग द रेगुलेटर इन योर होम। तो आपने फायरिंग एंगल कंट्रोल कर लिया तो यू कैन कंट्रोल द वोल्टेज, और अगर आपने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की वोल्टेज काबू कर ली तो आप उसकी स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हो। समझ में आई बात। पाशा बेटा V/F कंट्रोल नहीं कर सकते एसी वोल्टेज रेगुलेटर से, क्योंकि यहां फ्रीक्वेंसी होती है फिक्स। अब देखो यहां पे हम क्या कहते हैं, इसका वर्किंग कैसे है, तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल T1 इज फॉरवर्ड बायस 0 से पाई। लेकिन कंडक्शन कहां से कहां होता है, आप जानते हो बेटा रेजिस्टिव लोड में कंडक्शन पाई के आगे नहीं जाता, क्योंकि पाई के आगे वोल्टेज पलटेगा, वोल्टेज पलटेगा तो करंट पलटेगा आर लोड के अंदर, और पलटता हुआ करंट या रिवर्स करंट एससीआर को बिल्कुल पसंद नहीं आता है ना, तो एससीआर रिवर्स करंट फ्लो नहीं होने देता। वहीं अगर हम बात करें ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, T2 is forward bias, बट इसको भी फायरिंग एंगल पे ही कंडक्ट कराओगे। तो अब देखो बेटा क्या हुआ ना, जब आप थायरिस्टर ले आए डायोड की जगह तो इन दोनों का कंडक्शन यूनिफॉर्म हो गया। ये अल्फा से पाई यानी कितने एंगल के लिए कंडक्ट किया, पाई माइनस अल्फा। ये पाई प्लस अल्फा से 2 पाई, ये कितने एंगल के लिए कंडक्ट करेगा, पाई माइनस अल्फा। तो बेसिकली दोनों ही कंडक्ट करेंगे आपके पाई माइनस अल्फा के लिए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल ना यूनिफॉर्म आने वाली है। अब की बार देखो अगर वेवफॉर्म बनाए बेटा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये टॉपिक बहुत इजी है अगर समझा जाए, ठीक है। सबसे इजी कन्वर्टर, सबसे छोटा कन्वर्टर है, कुछ इसके अंदर खास लेंथ नहीं है, ठीक है। ये हो गया पाई, ये 2 पाई, ये हो गया हमारा 3 पाई। फिर ये हो गई मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज। पहले तो सप्लाई वोल्टेज का ही ग्राफ बनाओगे भाई, ठीक है, मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज। फिर ये नीचे आ गई मिनिमम, फिर ये आ गई मैक्सिमम, फिर ये आ गई मिनिमम, फिर ये मैक्सिमम करंट, और ये मिनिमम, ठीक है भाई। ये बन गया। अब अगर ये बन गया मेरे बच्चों, तो अब आपको वेवफॉर्म बनानी है। सबसे पहले सप्लाई बना लो, ये बन गई, ठीक है। अब यहां पे बेटा फायरिंग अगर हमें करना है, ठीक है, फायरिंग अगर हमें करना है तो हमें क्या करना है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों में फायर करेंगे। अच्छा आप ये समझो बेटा, 2 एंटी पैरेलल थायरिस्टर आपने क्यों लगा रखे हैं ना, अगर एक करंट फॉरवर्ड ले जाता है तो एक रिटर्न, तभी तो करंट एसी बन सकता है। अगर सिर्फ एक थायरिस्टर लगा दो वो तो रेक्टिफायर हो गया, वो तो एक ही डायरेक्शन में करंट अलाउ करेगा। अब यहां पे बच्चों क्या होगा, यहां पे ना पहले आप एक एसी वेवफॉर्म बना के रख लो, प्योर एसी। लो जी ये बन गई। लेकिन ये वेवफॉर्म फॉलो होना कहां से स्टार्ट करेगी बेटा, ये फॉलो होना स्टार्ट करेगी अल्फा से, ये स्टार्ट करेगी अल्फा से। देखो पाई पे रुक जाएगी, पाई प्लस अल्फा के बाद दूसरा थायरिस्टर अपोजिट कंडक्ट कराता है, वो 2 पाई पे रुक गया। फिर पहला थायरिस्टर पॉजिटिव डायरेक्शन में कंडक्शन देता है, ये हुआ। सेम वे में जब आप करंट की बात करोगे, क्योंकि आर लोड है
तो करंट विल बिहेव एग्जैक्टली इन द सेम वे एज द वोल्टेज। इस टाइप से करंट का ग्राफ सेम आएगा वोल्टेज जैसा। कभी कभी आ जाता है बेटा, लेकिन अगर आ गया तो आप ग्रेस मार्क्स के लिए क्लेम कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट, है ना, क्योंकि सिलेबस में नहीं है तो दे कांट आस्क। ये Vs, ये V0 और ये I0। यहां पे आपका T1 कंडक्ट किया, यहां पे T2। समझ रहे हो ना, दोनों एंटी पैरेलल हैं तो बाई डायरेक्शनल स्विच हो गया, यानी कि डिवाइस दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट करेगी। एक थायरिस्टर अगर फॉरवर्ड तो दूसरा थायरिस्टर आपका बैकवर्ड। V0 RMS निकालने के लिए कह दिया जाए, अब की बार आप ये कह सकते हो ना, पहली बात तो V0 एवरेज विल बी 0, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल एक जैसी हैं। इसके अंदर कोई डीसी करंट भी नहीं आएगा, तो ट्रांसफॉर्मर सैचुरेशन का प्रॉब्लम गायब हो गया। अगर आरएमएस की बात करें बेटा, अगर आरएमएस ठीक है, नेगेटिव वाला पार्ट क्या हो रहा है भाई, हाँ तो देखो हम क्या बोल रहे थे, आरएमएस की अगर बात करें तो आरएमएस निकालते टाइम स्क्वायर करते हाँ तो देखो हम लोग बोल रहे हैं भाई आरएमएस जब निकालेंगे तो नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, इस कारण से आरएमएस के अंदर जो इसका पीरियड होगा दैट विल बी पाई। तो आप क्या लिखेंगे बेटा, 1/पाई। अब यहां पे जो वेवफॉर्म बनेगी वो अल्फा से पाई तक है, ठीक है, 1/2। अब यहां पे मेरे बच्चों क्या होगा, देखो Vm आ गया बाहर, 1/2 पाई, पाई माइनस अल्फा, cos 2 ओमेगा टी बनेगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। तो cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आएगा हाफ साइन 2 ओमेगा टी, तो ये आ जाएगा। तो देखो यहां पे भी आरएमएस तो आ ही गई ना, फंक्शन ऑफ अल्फा, आरएमएस भी बन गई फंक्शन ऑफ अल्फा, ठीक है। और यहां पे एक तीर से दो शिकार हो गए, एक तो आरएमएस फंक्शन ऑफ अल्फा ही आई और दूसरा क्या फायदा हुआ, एवरेज वैल्यू 0 हो गई। अब इसी के अंदर बेटा अगर आरएल लोड लगा दें, आप जानते हो आरएल लोड के अंदर क्या होता है, इंडक्टर को डिस्चार्ज होने में टाइम लगता है, इसीलिए कंडक्शन आर लोड के मुकाबले थोड़ा आगे तक जाता है, ठीक है, थोड़ा आगे तक जाता है। बेटा ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल स्कोरिंग नहीं है स्टूडियस बॉय, है ना, क्योंकि इस बार देखो सेकंड रैंक जो जागृति अवस्थी लाई है, शी वॉज अ गेट रैंकर, तो ली तो वो भी इलेक्ट्रिकल से ही होगी, तो ऐसा नहीं है, अपनी अपनी सोच है। अब देखो यहां पे हम क्या कहते हैं, ड्यू टू आरएल लोड कंडक्शन goes beyond pi, कंडक्शन goes beyond pi, ठीक है, क्योंकि वहां पे इंडक्टर टेक्स अ सर्टेन टाइम टू डिस्चार्ज, है ना, यहां पे रीजन क्या होता है, इंडक्टर टेक्स सर्टेन टाइम टू डिस्चार्ज। अब बेटा बात यह है कि यहां पे ना दो चीजें हैं, दो चीजें क्या हैं, अगर पहले थायरिस्टर के, ध्यान से सुनना मेरी बात,
करंट जीरो होने से पहले, ध्यान से सुनिए, करंट जीरो होने से पहले अगर दूसरा थायरिस्टर आ गया तो यहां पे बन जाएगा कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन, करेक्ट। अगर इंडक्टर का करंट जीरो होने से पहले दूसरा थायरिस्टर कंडक्ट करने लग जाए देन इट लीड्स टू कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन। बात समझ में आ रही है? और अगर पहले थायरिस्टर से आने वाला करंट जीरो हो जाए उसके बाद ही दूसरा आए तो देन इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस, करेक्ट। हम क्या कह रहे हैं? इफ T2 begins to conduct before T1 stops conduction, then it leads to continuous conduction. It leads to continuous conduction. ठीक है, इससे continuous conduction बनता है। अब continuous conduction अगर बनेगा बेटा, इसका मतलब है continuous conduction के अंदर one switch या one SCR is always conducting, is always conducting। अगर बेटा दोनों में से एक ना एक हमेशा कंडक्टिंग रहेगा तो V0 की वैल्यू हमेशा Vs के बराबर रहेगी Vm sin ओमेगा टी। यानी आपका कंट्रोल ही खत्म हो गया। दोनों में से अगर एक भी स्विच कंडक्टिंग रह गया, यानी हमेशा अगर एक कंडक्ट करता रह गया तो यानी कि यू विल लूज कंट्रोल। तो अनकंट्रोल्ड आउटपुट, अनकंट्रोल्ड आउटपुट, ठीक है। तो फिर तो स्टूडियस बॉय एक ही रीजन हो सकता है इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल का स्कोरिंग ना होने का कि उसकी मार्किंग थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है, और क्या होगा, ठीक है, अनकंट्रोल्ड आउटपुट आएगा। तो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं कि भाई वेवफॉर्म की अगर बात करें, है ना, जस्ट अ मिनट, अगर वेवफॉर्म की बात करें तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है अल्फा ग्रेटर देन फाई। अल्फा ग्रेटर देन फाई का मतलब होता है फाई यहां पे है tan इनवर्स ओमेगा L बाय आर, यानी करंट वोल्टेज से जितना लैग कर रहा है उससे ज्यादा आपने फायरिंग एंगल रखा है। समझ रहे हो? करंट वोल्टेज से जितना लैग करेगा यू हैव केप्ट द फायरिंग एंगल मोर देन दैट। तो इस कारण से यहां पे क्या होता है ना, यहां पे आपको डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन देखने मिलता है। जस्ट अ मिनट, इसको हम अलग से लिख लेते हैं। यहां पे अल्फा ग्रेटर देन फाई, यानी कि फाई यहां पे है tan इनवर्स ओमेगा L बाय आर। तो यहां पे क्या होता है भाई, अगर वेवफॉर्म की बात की जाए अगर बेटा मैं वेवफॉर्म की बात करूं तो यहां पे भाई सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे देखो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम सोर्स बनाएंगे।
अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट वोल्टेज में भी ना सिमिलर ग्राफ बनाएंगे एज रेफरेंस। लेकिन अब मेरे बच्चों ध्यान देना, यहां पे क्या करना पड़ेगा यार, आज ये वीडियो इशू ज्यादा हो रहा है। हाँ, अब देखो यार, इसके अंदर क्या करेंगे, पहली बात तो अल्फा से स्टार्ट करोगे वेव फॉर्म, तो अल्फा वाली लाइन बना लो यार, ये लो। अब दूसरी बात क्या है ना कि वेव फॉर्म को पाई पे रोक मत देना, वेव फॉर्म पाई के थोड़ा आगे ही जाएगी, ठीक है। यहां पे देखो क्या होगा कि शुरू तो यहां से हो जाएगी बेटा अल्फा से, लेकिन खत्म पाई पे नहीं होगी, पाई के आगे जाएगी ड्यू टू इंडक्टेंस। अब देखो पाई से थोड़ा आगे चली गई, फिर यहां से दूसरा थायरिस्टर स्टार्ट हुआ, ये भी अपनी लिमिट से थोड़ा सा आगे गया, फिर यहां से पहला फिर स्टार्ट हुआ, ऐसे। तो ये बनेगी वेवफॉर्म। अगर करंट की बात करें भाई, तो करंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको ये एंगल भी मालूम होना चाहिए कहां तक ये जा रहा है। अब यहां पे अगर आप करंट बनाओगे बच्चों, तो करंट देखो जीरो से स्टार्ट होगा, गिरना भी शुरू हो जाएगा, फिर ऐसे चला गया, इधर के लिए नीचे स्टार्ट होगा, फिर यहाँ ख़त्म होगा, फिर ज़ीरो, फिर स्टार्ट हुआ, फिर गिरना स्टार्ट हो गया, इस टाइप से। तो ये करंट बनेगा आरएल लोड का, जैसे रेक्टिफायर्स में बनाते थे। ये हुआ आई नॉट, ये हुआ वी नॉट, और ये हो गया वी एस। अब यहाँ पे जो है ना, हम ये बोल रहे हैं कि कंडक्शन चल रहा है बेटा अल्फा से लेके बीटा तक। कहाँ तक चल रहा है? बीटा तक। अब अगर यहाँ पे आपको वी नॉट आर एम एस निकालना हो, अगर यहाँ पे आपको वी नॉट आर एम एस निकालना हो, तो यहाँ पे पाई का ही पीरियड लोगे, लेकिन इंटीग्रेशन अल्फा से बीटा वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो देखो अब तो आप साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते ही हो बेटा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 करते हैं, करेक्ट। और फिर क्या करते हैं, 1 का इंटीग्रेशन फिर कॉस 2 ओमेगा टी का आता है साइन 2 ओमेगा टी बाई 2। वाई करंट स्टार्ट डिक्रीजिंग बिफोर पाई। दृष्टि बेटा, अगर आपने मेरा रेक्टिफायर वाला लेक्चर देखा हो तो उसमें मैंने क्लियरली बताया है, करंट वहां से डिक्रीज होगा जहां इंडक्टर की वोल्टेज नेगेटिव हो जाए, ना कि आउटपुट वोल्टेज। क्या होता है, इंडक्टर के अक्रॉस आती है वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज माइनस रेजिस्टेंस का ड्रॉप, यानी वी नॉट माइनस आई आर। तो जहां वी नॉट माइनस आई आर जो है नेगेटिव आ जाता है, वहां से आपका करंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब वी नॉट के नेगेटिव होने का इंतजार थोड़ी करेंगे हम, वी नॉट माइनस आई आर की बात करेंगे, ठीक है भाई। चलो अब इसके बाद, लेकिन अगर मैं अल्फा को फाई से छोटा रखता, अगर मैं अल्फा को फाई से छोटा रखता, तो यहां पे क्या होता, यहां पे कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन स्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। और यहां वी नॉट हो जाता है परमानेंटली साइनोसोइडल, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा। तो इसको हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड आउटपुट, सही है ना। तो आपसे ये पूछ लिया जाता है भाई, कंट्रोल के लिए अल्फा कहां तक होना चाहिए।
अल्फा कहां तक होना चाहिए? आप बोलोगे सर जी फाई से लेके पाई तक। अगर मैं बोलूं अनकंट्रोल्ड के लिए कहां तक हो सकता है, आप कहोगे 0 से लेके फाई तक। ठीक है, फाई तक। हाँ तो बेटा आएगा नया इनिशिएटिव। मनीष आपके सजेशन ले भी लिए हैं, नोट भी कर लिए हैं, प्लान भी कर लिया है, बहुत जल्द अनाउंस भी करूंगा। ठीक है, काहे चिंता करते हो? कहते हैं ना चिंता चिता समान होती है, चिंता मत किया करो, तुम बच्चा पार्टी हो। अब देखो फिर से वेव फॉर्म की बात करेंगे भाई। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना सबको? वीडियो प्राइवेट होंगे क्या बेटा, ये एक रहस्य है, जब खुलेगा तुम्हें भी मालूम चल जाएगा। बट हाँ, अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं तो वीडियो प्राइवेट होने चाहिए, तभी बच्चे एक चैनल को सीरियस लेते हैं। अब बट अगर मेरी ओपिनियन से क्या होता है, अगर ये ओपिनियन अनअकैडमी की होगी तो प्राइवेट हो जाएगा वीडियो, है ना, और नहीं होगी तो नहीं होगा भाई। बट मेरे अनुसार तो करना चाहिए। करना इसलिए चाहिए वरना बच्चे लाइव अटेंड नहीं करते, बाद में देख लेंगे, सीरियसली नहीं लेते हैं, टीचर्स डीमोटिवेट हो जाते हैं पढ़ा पढ़ा के कि क्या करें, बच्चे आते ही नहीं लेक्चर में, और खाली क्लास किसी को पढ़ाना पसंद नहीं। अब आप कहोगे रिकॉर्डेड वीडियो डाल दो। रिकॉर्डेड में बेटा आलस ज़्यादा है लाइव के मुकाबले, क्योंकि लाइव में हमें पता है हमें 6 बजे आना है, पढ़ाना है, तो ईजी है। रिकॉर्डेड में अभी कर लेंगे, रिकॉर्डिंग एक काम करेंगे आज रात को कर देंगे, है ना। ऐसा टीचर्स के माइंड में भी चलता है। मैं बता रहा हूँ ना, जब मैं क्रिएट्रिक्स के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग करता था तो एक दिन में 1 या 2 करता था। आज की डेट में मैं एक दिन में 7-8 वीडियो बनाता हूँ। ईएससी एग्जाम की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है आफ्टर रेलवे विड्रॉल। बेटा देखो, नज़रिए नज़रिए का फ़र्क है। कई लोग एग्ज़ाम इसलिए नहीं देते कि बस उनको नौकरी पानी है, कई लोगों का सपना होता है, और कई लोग इसलिए देते हैं जिन्हें नौकरी पानी है, बस कि कुछ भी नौकरी मिल जाए, बस नौकरी मिल जाए। तो जो लोग नौकरी के लिए बेटा एग्ज़ाम देते हैं, वो उनके लिए तो इम्पोर्टेंस कम हो जाती है जैसे ही वैकेंसी गिरती है, और जो सपने के लिए देते हैं उनके लिए एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंस कभी ख़त्म नहीं होती। बेटा क्रिएट्रिक्स मेरा नहीं है, क्रिएट्रिक्स सब अनअकैडमी का है, समझ रहे हो। ये मेरे को चापलूसी करके क्या फ़ायदा होगा कि क्रिएट्रिक्स सिर्फ आपका है। जो चीज़ मेरी है नहीं तो मैं कैसे कह दूं भाई मेरी है। हाँ, क्रिएट्रिक्स में पढ़ाता ज़रूर हूँ। क्रिएट्रिक्स पे ये ज़रूर रहता है कि भाई मैं ये डिसाइड करता हूँ आपके लिए कौन सा नया बैच लॉन्च करना है, कौन सा नया इनिशिएटिव लॉन्च करना है, ये ज़रूर मैं डिसाइड करता हूँ। बेटा पेड के लिए भी अनाउंस करूँगा क्रिएटिव नेशन बहुत ही जल्द। धीरे धीरे आपको पेड और फ्री में फ़र्क समझ आ जाएगा बेटा, क्योंकि अब फ्री वाले यूज़र फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो ज़्यादा कुछ ना फ्री में करके फ़ायदा नहीं है। अब देखो ये करंट जो है ना, ये लैग कर रहा है बाय एन एंगल फाई। ये करंट जो है लैग कर रहा है बाय एन एंगल फाई, क्योंकि आपका आउटपुट साइनोसोइडल आ गया। अगर मेरे बच्चे आपका आउटपुट साइनोसोइडल आ गया तो क्या होगा ना, तब आपका करंट भी साइनोसोइडल आएगा, दैट विल लैग बाय एन एंगल फाई। और क्रिएटिव नेशन बेटा आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, प्लस पे पता है बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स की ऐसा ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है, अभी एक दिन ना क्या हुआ, मैं अपनी क्लास रीशेड्यूल करना चाह रहा था। चलो इतने मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, क्योंकि वी नॉट साइनोसोइडल है तो वी नॉट आर एम एस आ गया Vm/√2, सिंपल। तो एक दिन ना आ जाए, अब उसने मुझे रीशेड्यूल ही नहीं करने दिया। इसका क्या मतलब है, प्लस पे एट अ टाइम इतने सारे टीचर पढ़ा रहे होते हैं, और आप लोग यार ऑलरेडी हर बच्चे की कम से कम 5 से 6 घंटे की क्लास अटेंड कर रहे होते हो आप लोग। अब उसके बाद
अब देखो यार, अगर हम बात करें कि आप 4-6 घंटे की क्लासेस तो रोज ही, हाँ, तो देखो मैं आपको ये बोल रहा था बेटा कि आप अगर 4 से 6 घंटे की क्लास रोज कर रहे हो, उसके ऊपर मैं 2-3 घंटे का और इनिशिएटिव डाल दूं, तो अगर आप अटेंड कर भी लोगे ना, तो आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना हमेशा। तो देखो बेटा, डिमांड करना बहुत इजी होता है कि सर ये करवा दो, वो करवा दो, कोई नया इनिशिएटिव ले आओ, इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव ले आओ। तो आप लोगों को पता है क्या कि नए का शौक रहता है, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताऊं, अगर किसी को सक्सेसफुल होना है ना, तो उसे रैदर देन कि कुछ नया कुछ नया कुछ नया इंटरेस्टिंग कुछ मसाला चाहिए, इसकी जगह ना उसे बोरिंग बनना पड़ेगा। बोरिंग कैसे? डे इन डे आउट सेम काम करना पड़ेगा, तब किसी चीज़ पे परफेक्शन आता है। अगर हमेशा आप ये सोचोगे ना कुछ नया आ जाए, कुछ डिफरेंट आ जाए, तो आप सिर्फ खुद को एंटरटेन कर रहे हो, फिर आप तैयारी नहीं कर रहे हो। तैयारी बेटा कभी भी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती है ना बेटा। अगर सिर्फ लेक्चर 18 देखें तो ये कहाँ से समझ आ जाएगा अभी भाई राकेश हैं। अब देखो, तैयारी कभी भी ना इंटरेस्टिंग नहीं होती है। आपको क्या करना होता है, आपको का एक बोरिंग शेड्यूल होना चाहिए कि सुबह उठे, पढ़ा, प्रैक्टिस किया, क्लास अटेंड की। अगर सारे दिन ही अगर क्लासेस करते रहोगे तो बेटा खुद कब पढ़ोगे? नीरज बेटा, अगर मैं सारी क्लासेस का टोटल भी कर लूँ ना, तो मिला के 200 बच्चे नहीं होंगे, जबकि कुछ एक तो कॉमन होंगे, समझ रहे हो। 80,000 1 लाख बच्चे में से अगर इलेक्ट्रिकल ईसी का क्राउड जोड़ लें तो 1.25 लाख तो कम से कम। 1.25 लाख बच्चे में से तुम ये कह रहे हो कि 200 बच्चे भी नहीं आते चैनल पे टोटल क्लासेस के अंदर। गजब बात है। ठीक है भाई, चलो। हाँ जी, तो अब बेटा आते हैं 2 स्टेज एसी वोल्टेज रेगुलेटर पे। अब सर ये 2 स्टेज क्या चीज है? 2 स्टेज क्या चीज है? तो ये वाला डायग्राम नहीं होता 2 स्टेज का। 2 स्टेज के अंदर क्या होता है? देखो, 2 स्टेज एसी वीआर के अंदर क्या होता है बेटा, अगर हम देखें तो देखो हम एक सोर्स लगाते हैं वीएस का, ठीक है। इसको ना एक ट्रांसफॉर्मर के अंदर डाला जाता है। ये ट्रांसफॉर्मर होता है 1:2। ठीक है, दूसरी बात कि ये ट्रांसफॉर्मर होता है सेंटर टैप्ड। अब देखो यहां पे एक फुल कंट्रोलर आ जाता है, और एक सेंटर टैपिंग पे आ जाता है। ये हमने लोड लगा दिया भाई। अब इसे 2 स्टेज क्यों बोला बेटा? क्योंकि यहां पे आपके पास जो है ना, ऊपर और नीचे 2 ग्रुप ऑफ थायरिस्टर हैं। अगर जैसे इसको T1 T4 बोलें तो दिस इज T3 T2। अब देखो, अगर ये Vs है तो यहां पे भी Vs आएगा और यहां पे भी Vs आएगा। अब हम यहां पे क्या करते हैं ना, नीचे वाले ग्रुप के लिए रख लेते हैं अल्फा इक्वल टू 0। ये हमारा लोड है। नीचे वाले ग्रुप के लिए रख लेते हैं अल्फा 0 और इसका अल्फा ग्रेटर देन 0। अब देखो बेटा, यहां पे क्या होगा, अगर आप नीचे वाले थायरिस्टर को ट्रिगर करोगे तो V0 आएगा आपके पास Vs, और ऊपर वाले को अगर ट्रिगर करोगे तो आएगा 2Vs। सोच के देखो, Vs और Vs, ऊपर वाले के थ्रू आएगा 2Vs और नीचे वाले के थ्रू आएगा सिर्फ और सिर्फ Vs। तो यानी यहां पे ना आपके पास 2 वोल्टेज हो सकती हैं आउटपुट में, या तो Vs या फिर आ सकता है आपके पास 2Vs। तो हम यहां पे क्या कहते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में
आपके कौन कौन से थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस होते हैं? T1 एंड T3 आर फॉरवर्ड बायस। अब ये T3 ऑन हो जाता है एट ओमेगा टी इक्वल टू 0 और T1 को लेकिन ऑन करते हैं एट अल्फा। तो जैसे ही T3 ऑन होता है ना तो V0 आ जाता है Vs के बराबर, यानी Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। और जैसे ही T1 ऑन होता है तो V0 आ जाता है 2Vs। अब देखो बेटा, अगर यहां पे आ रहा है Vs और यहां पे ऊपर वाले थायरिस्टर के कारण आ गया 2Vs, तो इधर Vs और इधर 2Vs, तो ये T3 अपने आप रिवर्स बायस हो गया। जैसे ही आप T1 को ऑन करोगे T3 will become reverse biased। अब ऐसे नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल में बेटा क्या होगा, यहां पे T4 एंड T2 आर फॉरवर्ड बायस्ड। अब लेकिन आप T2 को ऑन करते हैं बेटा एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई, तो V0 फिर भी आ जाता है Vs। नीचे वाला ऑन होगा तो सप्लाई के बराबर आएगा, लेकिन आप T4 को ऑन करते हो एट पाई प्लस अल्फा, अल्फा का डीले देके, तब V0 आ जाता है 2Vs और यहां पे T2 ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। यानी जब जब बेटा आप ऊपर वाले ग्रुप में से किसी को ऑन करोगे तब तब नीचे वाला थायरिस्टर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और आउटपुट पे आ जाएगा 2 टाइम्स द आउटपुट वोल्टेज या 2 टाइम्स द सप्लाई वोल्टेज। ठीक है जी। अब देखो मैं आपको ना यहां पे बढ़िया से वेवफॉर्म दिखाता हूं क्या होने वाला है। ठीक है भाई, तो देखो ये Vs की लिमिट्स बना देता हूं मैं। ये Vs की लिमिट हो गई भाई और ये हो गई हमारी 2Vs की। ठीक है ना, ये हो गया 2Vs, ये आ गया पाई, 2 पाई, 3 पाई और ये हो गया 4 पाई। ठीक है, ये बन गया भाई। अब यहां पे मैं क्या करता हूं ना, ये मैंने बहुत लाइट कलर में बनाया है ताकि आपको ज्यादा नजर ना आए। अभी देखो मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं रेफरेंस के लिए साइन का ग्राफ बना लेता हूं। ये बन गया, और साइन के डबल का भी ग्राफ बना लेता हूं। अब मुझे क्या पता है कि भाई हमेशा 0 से नीचे वाला थायरिस्टर ऑन होगा, 0 से आप नीचे वाले को ऑन करोगे कि V0 आए Vs, और फिर अल्फा पे जाके आप ऊपर वाले को ऑन करते हो ताकि वो आए 2Vs। सही बात है। अब देखो हम यहां पे क्या करते हैं भाई, यहां पे ना मैं अल्फा की लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये मेरा अल्फा है, ये पाई प्लस अल्फा रहेगा, ये 2 पाई प्लस अल्फा रहेगा और ये 3 पाई प्लस अल्फा रहेगा। अब देखो जी क्या होता है, आप ना देखो नीचे वाले ग्राफ पे शुरू करते हो, अब जैसे ही अल्फा पे पहुंचते हो तुरंत आप ऊपर वाले थायरिस्टर को ऑन कर देते हो, डबल पे चले जाते हो, फिर इसे फॉलो करते रहते हो, ऐसे आ जाते हो। अब पाई के बाद फिर से नीचे वाला थायरिस्टर ऑन होता है, फिर ऐसे चलाते हो, फिर से नीचे वाला ऑन होता है और फिर से आप जंप कर जाते हो ऊपर वाले पे। समझ रहे हो क्या हो रहा है यहां पे? आप हर बार जंप कर रहे हो, पहले नीचे वाला थायरिस्टर उठाते हो और फिर जैसे ही अल्फा ऊपर वाला फायर होता है अल्फा पे, तुरंत आउटपुट डबल हो जाता है। ठीक है,
तो देखो मैंने यहां पे हर बार क्या किया है, ऊपर वाले के फायर होने से पहले आपका आउटपुट ग्रीन वाला देखो हर बार जो है ना बेटा, आपका ट्रिगरिंग से पहले, अल्फा से पहले ग्रीन वाला आउटपुट आ रहा है। ग्रीन वाले आउटपुट का क्या मतलब है? ग्रीन वाले आउटपुट का ये मतलब है दैट वी नॉट इज वी एस, नीचे वाला थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है। और जैसे ही हम ऊपर वाले को ऑन करते हैं, तुरंत आउटपुट डबल वाले ग्राफ पे जंप कर जाता है। सो वी गेट ट्वाइस द आउटपुट। ठीक है, तो ये बेटा मेरे पास वी नॉट की वेव फॉर्म आ गई वर्सेस ओमेगा टी। अब सर यहां पे आरएमएस कितना आएगा? अगर देखो वी नॉट आरएमएस की हम बात करें तो देखो आधी साइकिल में लेना, क्योंकि स्क्वायर होके सब बराबर हो जाता है। तो 1/पाई, फिर बेटा 0 से अल्फा वीएम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी प्लस अल्फा से पाई 4 VM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, क्योंकि डबल वाला आएगा ना। ठीक है, अब साइन स्क्वायर का कैलकुलेशन करने में तो तुम लोग माहिर हो भाई। वीएम बाहर निकाल लो, 1/2 पाई कर लो, 1 का इंटीग्रेशन अल्फा माइनस हाफ साइन 2 अल्फा। ये कैसे किया? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 किया, कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हाफ साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, अब यहां पे बचा 4, फिर 1 का इंटीग्रेशन पाई माइनस अल्फा, फिर कॉस 2 ओमेगा टी का प्लस हाफ साइन 2 अल्फा। ठीक है जी, तो Vm बेटा इस लेक्चर के शुरुआत में देखो मैंने बोला है कि मैं साइक्लो कन्वर्टर कराऊंगा। 4 पाई माइनस 3 अल्फा, 4 पाई माइनस 3 अल्फा प्लस 2 माइनस हाफ, ये आ गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई भाई। तो ये आपके पास आ गया वी नॉट आर एम एस। अगर बेटा आपको यहां पे क्या जानना है, अगर आपको किसी भी थायरिस्टर का आरएमएस करंट निकालना है, मान लो नीचे वाले का निकालना है, तो ऑब्वियसली आप 0 से अल्फा तक इंटीग्रेट करोगे। अगर ऊपर वाले का निकालना है तो आप अल्फा से पाई तक इंटीग्रेट करोगे। यानी अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आई टी वन का, सॉरी टी वन तो नहीं, आई टी टू आरएमएस चाहिए या आई टी थ्री आरएमएस चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये अल्फा एंगल के लिए कंडक्ट करते हैं, ओवरऑल 2 पाई के अंदर ना इनका नंबर एक ही बार आता है, 0 से अल्फा ठीक है, ये बना। अब यहां पे बेटा क्या होगा? Vm/R 1/4 पाई अल्फा माइनस हाफ साइन 2 अल्फा। ठीक है, ये बन गया जी। रिकॉर्डेड सेशन देखते हो तो फिर आज काहे लाइव आ गए हो भाई? और रिकॉर्डेड वालों को जल्दी लाइव पे लाया जाएगा, है ना। तुम लोग जो है ना खुद ही भाग भाग के आओगे कि लाइव देख लेते हैं।
तो ये आया भाई Vm/r 1/4 पाई माइनस अल्फा प्लस हाफ साइन 2 अल्फा। वैसे यहाँ पे ना 4 Vm साइन ओमेगा टी होगा, क्योंकि क्या है ना 2 था, तो ये वाला 4 कट जाएगा। टू Vm साइन ओमेगा टी था ना, इस वजह से स्क्वायर में वो 4 हो गया। पता चलेगा बेटा। अगर वीडियो प्राइवेट हो गया तो किसी रीज़न से लाइव नहीं देख पाते हैं हर टाइम, वो कैसे करेंगे। अब बेटा एक चीज़ बताओ, अगर आप ऑफलाइन क्लास में जाते, किसी दिन क्लास नहीं जा पाए तो नोट्स ही कॉपी करते और क्या कर पाते, फिर यही रहेगा ऐसा, है ना। अब अगले पे आ जाओ, इंटीग्रल साइकिल कंट्रोल। इसके अंदर क्या होता है बेटा, यहां पे हम लोग फायरिंग एंगल को कंट्रोल नहीं करते हैं, रैदर देन दैट हम लोग यहां पे क्या करते हैं कि कुछ साइकिल के लिए दोनों स्विचेस को ऑन कर देंगे और कुछ साइकिल्स के लिए दोनों स्विचेस को ऑफ कर देंगे। तो इंटीग्रल साइकिल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, वी कीप बोथ स्विचेस ऑन for certain number of cycles and both off for some other number of cycle। ठीक है, कुछ साइकिल्स के लिए ऑन और कुछ साइकिल के लिए इनको ऑफ रखते हैं। अब मान लो मैं ऐसा बोलता हूं बेटा कि m साइकिल के लिए मेरे दोनों स्विचेस ऑन हैं, तो इस दौरान V0 आएगा Vm साइन ओमेगा टी। और फिर बेटा मैं कहता हूं n साइकिल्स के लिए दोनों ऑफ हैं, तो यहां पे क्या आएगा, V0 विल बी 0। इस कारण से जब V0 RMS निकालोगे ना, तो ये आता, अगर देखो परमानेंट ऑन कर देते तो Vm/√2 आता, लेकिन अब आपने कितनी देर के लिए ऑन किया, m साइकिल आउट ऑफ टोटल m प्लस n। तो ना इसको ऐसे भी लिख सकते हो Vm/√2 रूट के। यहां पे k क्या हुआ, एक तरह से ड्यूटी रेशो हो गया, k एक तरह से ड्यूटी रेशो हो गया, m/m प्लस n, दैट इज द ड्यूटी रेशो। समझ में आई बात। तो ऐसा कहां करते हैं ना बेटा, जहां पे आपका लोड का, जहां पे आपके लोड का टाइम कांस्टेंट ज्यादा होता है, ऐसा तब करना पड़ता है, लोड विद लार्ज टाइम कांस्टेंट तो इससे क्या होता है, सो दैट इससे क्या होगा लार्ज टाइम कांस्टेंट से, सो दैट करंट कैन नॉट रिवर्स रैपिडली। है ना, जिसका लार्ज टाइम कांस्टेंट है ना, वो करंट को जल्दी बदलने नहीं देगा, तो इसीलिए अल्फा को कंट्रोल नहीं करते, रैदर हम क्या करते हैं, कुछ साइकिल के लिए ऑन कर दो, फिर कुछ के लिए आप उसको ऑफ छोड़ दो। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो जरा। अ सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड VL एंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा thyristor are triggered at an angle alpha greater than pi/2।
यहां पे हमें ये बोला है कि अल्फा ग्रेटर देन पाई बाय 2 है, इंडक्टेंस करंट का एक्सप्रेशन क्या आएगा। तो यार इसके अंदर जो है ना आपको काफी मेहनत लगेगी। मेहनत क्यों लगेगी, इसके अंदर जैसे मैंने रेक्टिफायर में आरएल लोड कराया था ना, वैसे यहां पे करना पड़ेगा। और वैसे देखो यहां पे क्या किया है ना, इसने प्योर इंडक्टेंस दिया है। वैसे कर सकते हो, ये प्योर इंडक्टेंस का सवाल है, प्योर इंडक्टेंस का सवाल है। अगर मैं यहां सर्किट बनाऊं ना, देखो थोड़ा सा एनालिटिक क्वेश्चन है बेटा। ये एल हो गया, ये हो गया आपका Vm साइन ओमेगा टी। अब बेटा आपने ना इसे पाई बाय 2 के बाद ट्रिगर किया, तो मैं कहता हूं कि अल्फा से अगर बड़े एंगल पे ले रहे हो तो ये T1 ऑन हो जाएगा। अगर मेरे बच्चों ये T1 ऑन हो गया ना, तो इंडक्टर की वोल्टेज हो गई Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। तो L डी आई बाई डी टी इज Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहां से इंडक्टर का करंट आप निकाल सकते हो, यहां से आप इंडक्टर का करंट निकाल सकते हो Vm बाय ओमेगा एल साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अब आप जानते हो अल्फा पे तो जीरो ही रहेगा। एक्चुअली ना ऐसा एक्सप्रेशन हमने रेक्टिफायर में भी निकाला है, बस यहां पे पता है फर्क क्या है, यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों में करंट फ्लो करेगा, रेक्टिफायर में सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में निकालते थे। तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू Vm बाय ओमेगा एल कॉस अल्फा माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये बनेगा। अब ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, नेगेटिव हाफ साइकिल में निकाल सकते हो, नेगेटिव हाफ साइकिल में जस्ट इसका नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, जैसी वेवफॉर्म पॉजिटिव में बनेगी आइडेंटिकल बनेगी नेगेटिव में। अब अगला देखें भाई, यहां पे फिगर मिसिंग है, देखो अब करना इसको जल्दी से करो। फॉर वट रेंज ऑफ ट्रिगरिंग एंगल V नॉट इज नॉट कंट्रोलेबल। नॉट कंट्रोलेबल का मतलब है जहां V नॉट अल्फा पे डिपेंड ना करे। नॉट कंट्रोलेबल बताना है भाई, बताओ नॉट कंट्रोलेबल का क्या होगा, अल्फा लेस देन 5। तो आंसर विल बी ए। ठीक है, आंसर विल बी ए। अगला देखें भाई, अ सिंगल फेज SCR बेस्ड AC regulator is feeding power to a load consisting of 5 ohm resistance and 16 millihenry inductance. Input supply is 230 volt 50 hertz. Maximum firing angle at which the voltage across the device becomes zero throughout and RMS value of current through the SCR. अब इस क्वेश्चन में देखो, वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस बिकम जीरो, यानी कि डिवाइस क्या हो गई, शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब आप ये कह सकते हो परमानेंट ऑन हो गई, इट इज परमानेंटली ऑन। तो बेटा ये जो है ना अनकंट्रोल्ड वाला केस हो गया।
यानी यहां पे अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 5। कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन हो गया ना मेरे बच्चों, कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन हो गया। अब यहां पे अल्फा लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा। ओमेगा होगा 2 पाई इंटू 50 L 16 मिली हेनरी बाय आर, यह आएगा 5। ठीक है, तो ये बेटा एक बार चेक करना है अपने को कितना आ रहा है। हाँ, ये टॉपिक जो है ना एसी वोल्टेज रेगुलेटर, इसके कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो गए हैं बेटा। साइक्लो कन्वर्टर और कराऊंगा बस मैं। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बस एक साइक्लो कन्वर्टर और कराऊंगा। तो बेटा अब रिवीजन कोर्स चल रहा है ना अमित, जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है उसमें बच्चे आ भी कहाँ रहे हैं, तो रिवीजन कोर्सेज चल रहे हैं। और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट बच ही गया आप लोगों का बताओ? ऐसा तो कोई सब्जेक्ट नहीं है बेटा जो खास छूटा है, ईडीसी चल ही रहा है। जाहिद सर से ईडीसी नहीं हुआ, लेकिन ईडीसी तो चल रहा है ना बेटा। अब ऐसा तो कोई कमिटमेंट नहीं है कि एक पर्टिकुलर टीचर ही लेगा, और फिर लेगा भी और आप लोग आओगे भी नहीं। बहुत बढ़िया ये हिसाब किताब है सर, हम तो बाद में देखेंगे अपनी फुर्सत से। ऐसा नहीं होता बेटा। चलो, अब यहां पे बेटा V नॉट आता है VS, तो I नॉट RMS होगा 230 बाय Z। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है 230 क्यों लिया? क्योंकि V नॉट जो है ना वो आपका आ रहा है VS के बराबर। अब लेकिन इसने पूछा है ना एक थायरिस्टर का। अब दोनों थायरिस्टर मिल बांट के कंडक्ट करते हैं आधा आधा। ठीक है, तो आंसर विल बी सी। कम्युनिकेशन बेटा जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं वो करो। तो डिजिटल का बेटा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स इस चैनल पे पढ़ा है ना अमित, डिजिटल का ऑलरेडी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स पढ़ा है इस चैनल पे। आप लोग तो वैसे भी ज़्यादा रिकॉर्डेड ही प्रेफर करते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। बाकी देखो अगर आप लोग प्लस पे नहीं है तो प्लस पे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ लाइव क्लासेस मिलेंगी टॉप एजुकेटर्स की। कॉम्प्रिहेंसिव के अलावा क्रैश कोर्सेज मिलेंगे, डेली असाइनमेंट होगा, हर संडे टेस्ट होगा, आपके सारे डाउट्स आंसर किए जाएंगे। इसके अलावा क्या होगा बेटा, यहाँ पे डाउट्स के आपको वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। गेट ईएससी पीएसयू सबकी तैयारी होगी। बट अगर और आगे जाना है तो आइकॉनिक के साथ जाओ, वहां ये सबके साथ पर्सनल कोच मिलेगा जो पूरा ना स्टडी प्लानर बनवाएगा। टीचर्स आपको गाइड करेंगे इन द स्टडी बूस्टर सेशन। यू विल गेट टेस्ट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर, जिससे आप कॉल पे बात करके अपनी सभी क्वेरीज पूछ सकते हो। तो यहाँ पे बेटा कोड लगा देना अंकित ESE और आपको इमीडिएट मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। ठीक है, इसके अलावा मैं ये रिकमेंड करूंगा बेटा अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप 2 इयर्स के लिए ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। क्योंकि 2 इयर्स में आप अपने कंसेप्ट बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जा सकते हो, हर एक कॉन्सेप्ट में मास्टरी हासिल कर सकते हो। और बेटा अगर अभी ज्वाइन करोगे ना तो आपको 10% पे एक्स्ट्रा 10% मिल रहा है, 19% ऑफ है। इसके अलावा 2 ईयर आइकॉनिक के लिए अगर जाओगे तो 2 साल बेटा आपके साथ एक टॉपर वर्क करेगा, और टॉपर वर्क करेगा तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आएगा। तो यहाँ पे भी आप कोड लगा सकते हो अंकित ESE। और मैं आपको बता दूं बेटा यहाँ पे प्राइजेस बहुत ही जल्द बढ़ने वाले हैं, इसीलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो ताकि मिनिमम प्राइजेस में ज्वाइन कर पाओ। और यहाँ पे बेटा आपको आस्क का डाउट फीचर भी मिल रहा है, जहाँ अनलिमिटेड डाउट को एग्जैक्ट मैचेस मिलेंगे, आपको लाख्स ऑफ क्वेश्चन के इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलेंगे जो क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन बेटा ऐसा है जो कि किसी ने पहले पूछा है ना तो आपको इमीडिएट सॉल्यूशन मिलेगा। और मेरे बच्चों फर्स्ट ईयर से तैयारी की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ईयर में बस
तो बेटा सेकंड ईयर से जो भी आपका टेक्निकल सब्जेक्ट आएगा ना, आप उसे प्रिपेयर करते जाना। फर्स्ट ईयर में बस मैथ्स एप्टी कर। अदर देन दैट बच्चों देखो, यहां पे मेरा पावर सिस्टम का नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है प्लस पे, सेकंड पार्ट, दैट इज फॉल्ट स्टेबिलिटी प्रोटेक्शन और जनरेशन। ये 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक चलेगा, 3 घंटे डेली क्लास चलेगी, 1000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ठीक है। अदर देन दैट यहाँ पे नए बैचेस हैं, बैच सी आरोहन, बैच एच फॉर गेट एंड ईएससी, और इसके अलावा वर्व बैच डी फॉर गेट 2023। और बेटा लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर आपके लिए रिलीज कर दिए गए हैं, तो यहाँ पे आप अंकित ईएससी कोड लगा के पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में दे सकते हो ताकि आपको अच्छा आइडिया मिल जाए। और अभी बेटा 3 दिन आपके लिए 10% पे 10% एक्स्ट्रा ऑफ है, इसीलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो ताकि मिनिमम प्राइस में ज्वाइन कर पाओ। और ये मेरी आईडी है अंकित 2047, इसको आप लोग फॉलो कर लेंगे अनअकैडमी पे, यहाँ मुझे मैसेज भी भेज सकते हो। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल टू स्टे कनेक्टेड टू मी, जहाँ पे होती हैं डेली क्विजेस भी। थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेटा बेल आइकन दबा के, ताकि नोटिफिकेशन आपको आता रहे जब भी कोई नया वीडियो आता है। थैंक यू।